हाल है कौन कासवेल देयर। अच्छा अभी काफी सारे लोग गायब हैं। बोलो बोलो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? बोलते बोलते रुक गया। कौन कौन आ गया? रीना इज देयर, अंशिका इज देयर, देवांशी इज देयर, हुदा इज देयर, सारा इज देयर, सफक अंसारी। So are you new one? नो सर, मेरे को 1 वीक हो गया अच्छा 1 वीक हो गया। जी। एवरीथिंग इज फाइन? यस सर। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो समझ में आ सर। रहा है? अच्छा चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा अब प्लीज अपना वीडियो ऑफ करना प्लीज मेरा। अच्छा ठीक है, खास पे मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ ये सुधा प्लीज बताइए। क्वेश्चन है मेरे। हाँ हाँ खास पे बोलो मेरे भाई। मैं खास पे वो हेटेरोट्राइकस अलगी किसे कहते हैं? थोड़ा तेज बोलो, क्या करो? हेटेरोट्राइकस अच्छा हेट्रोट्राइकस अलगी अलगी एल्गी। यस हेट्रो हेटेरो अच्छा अलगी अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ हेट्रोट्राइकस क्या होता है। ब्रांचेस बोला है सर, पर समझ नहीं आया ठीक से। खास पे आवाज तुम्हारी दोस्त थोड़ी सी कट जा रही है। हाँ क्या कह रहे थे? हेट्रोट्राइकस विथ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट ब्रांचेस कहा है, समझ नहीं आया सर ठीक से। हेट्रोट्राइकस विद प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट। अच्छा ठीक है बता देता हूँ। और किसी को भाई डाउट कोई? अच्छा खुदा ने भी कुछ। हाँ हुदा बोलो कौन बोला? सर मैं लीना। हाँ अलीना बोलो आप भी बोलो। सर वो मोसिस में स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? चलो ठीक है। अच्छा अब एक एक करके मैं बताता हूँ, है ना। खासफेल का भी क्वेश्चन आ गया, हुदा का भी आ गया। पहले खासफेल का, फिर हुदा का, फिर अलीना का बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते सर मुझे भी पूछना है। हैं। ठीक है एक एक करके, है ना। खासफेल देखो हेट्रोट्राइकस क्या होता है मेरे भाई कि मतलब इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक प्रोस्टेट पार्ट होगा। प्रोस्टेट पार्ट को बोलेंगे, है ना, जैसे कि प्रोस्टेट पार्ट जो लेटा हुआ है, ये वाला ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल टाइप का पार्ट, है ना। एक प्रोस्टेट पार्ट होगा और दूसरा वाला एक अपराइट प्रोजेक्टिंग सिस्टम होगा, है ना, इस तरह से जो ऊपर की तरफ निकला होगा। ऐसे इस तरह के एल्गी को, इनको हम लोग हेट्रोट्राइकस एल्गी बोलते हैं, जिनमें 2 तरह के, एक इस तरह का बेस पाया जाए प्रोस्टेट वाले, मतलब ये जो फ्लैट पार्ट जैसे राइजोम होते हैं, है ना, और दूसरा वाला एक अपराइट पार्ट होगा जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इनको हम लोग हेट्रोट्राइकस बोलेंगे। समझ आया खासफेल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हाँ अब कौन बोल रहा है? जानवी सर जानवी सर, एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क इशू था तो मैं अभी आई हूँ। आप प्लीज बता दीजिए क्या चल रहा है। कुछ नहीं बेटा, मैं अभी डाउट ले रहा हूँ। अच्छा अंशिका, इट्स योर सेकंड क्लास, ठीक है। हुदा, अब हुदा का क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद अलीना का क्वेश्चन बताता हूँ। तो हुदा ने मेरे से पूछा कि अच्छा व्हाट इज प्रोटोनिमा। मैं अभी आज बताऊंगा हुदा। प्रोटोनिमा क्या होता है? ए स्मॉल सीडलिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक सीड जर्मिनेट करता है और सीडलिंग का फॉर्मेशन करता है, एक येलो कलर की सीडलिंग। लेकिन अपन जब लोअर प्लांट में पढ़ते हैं तो उनको सीडलिंग टर्म उनके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ ए प्लांट। अब अलीना, अब आप बताओ अलीना, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मोसिस में स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? अच्छा मोसेस में स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं बताता हूँ। मोसेस में जैसे हमारा मॉस हो गया, ये था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, मॉस। तो मैंने आपको बताया था ये लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरह के बताया थे, लीफी स्ट्रक्चर। यस सर। ये जो लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें एक मिडरप पाई जाती है, इन्हीं में ओपन स्टोमेटा होता है इन लीफी स्ट्रक्चर, है ना। मैंने एक क्वेश्चन देखा था ना, तो उसमें मतलब सर वो नीट का क्वेश्चन था जी, तो उसमें आंसर कैप्सूल था सर। स्टोमेटा था पक्का? हाँ सर पक्का। पता कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में फिर। या तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया, लीफलेट नहीं दिया होगा, या तो ऑप्शन नहीं होगा फिर। सर ऑप्शन ए लीव्स, बी
स्टेम, सी कैप्सूल और डी स्पोर्स। स्टोमे था कि स्टोमियम था, ये बताओ, आप बताओ। तो स्टेम था, स्टेम। ना 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 ना, स्टोमेटा था कि स्टोमियम था, ये बताओ। स्टोमेटा था। गलत है यार फिर तो। फिर क्वेश्चन गलत कंपोज हो गया होगा कहीं पे, है ना, अच्छा, ऐसा होता है, समटाइम इट हैपेंस। कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन दिया होगा, वैसे आर्यन में ज्यादा होता है कि क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। अच्छा, खास फेल माई पिक्यूलियर, अच्छा एक मिनट, एक एक करके खास फेल। अब रुको, सारा ने एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, हाँ ठीक है। अब मैं सारा को देखो, अंशिका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना आप भी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो सारा, एक्टोडर्म क्या होती है ना, जो एक्सटर्नल लेयर होती है, सपोज दैट ये कोई प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें अपर जो एपिडर्मल वाला पार्ट होता है उसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब होता है ये जो आउटर जो लेयर होती है ना, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो इनर जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको एंडोडर्म बोलते हैं। ओके सर। हाँ, और खास फेल क्या है, प्लूरिलॉकुलर एंड यूनिलॉकुलर। अरे खास फेल, ये हम लोग फैमिली वाले में पढ़ेंगे। यूनिलॉकुलर का देखो, किसी ओवरी को कट करो, ओवरी को हमने कट किया, अब इस ओवरी में एक ही ओव्यूल है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये पूरा ओवरी हो गई, ठीक है ना, ये पूरा ओवरी हो गई। हाँ सर एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो ओबिलियम में होते हैं ना? नहीं, एक्टोडर्म एंडोडर्म जो ना, इट्स नॉट, इट्स ए व्हाट टू से, इट्स ए जेनरिक टर्म, है ना। एक्टोडर्म हम लोग हमेशा बोलते हैं, एक्टोडर्म जैसे एक्टोकार्पस होता है ना, एक्टोकार्पस में एल्गी में भी पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ ओबेलिया में नहीं पाया, ठीक है। एक्टो मीन्स होता है आउटसाइड, डर्म मीन्स, और डर्मिस मीन्स होता है स्किन, ठीक है। सो आउटसाइडर जो स्किन्स होती हैं, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल्स में, उनको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। जो मिड में होती है उनके लिए मीजोडर्म यूज करते हैं, और एंडोडर्म यूज करते हैं इंटरनल लेयर के लिए, है ना। ओबिलियम में क्या होता है? ओबिलिया क्या है, ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। उसमें क्या होता है, एंडोडर्मल एक लेयर पाई जाती है, चलो मैं बता ही देता हूँ ओबिलिया के स्ट्रक्चर। उसमें एंडोडर्मल एक लेयर पाई जाती है, जो एंडोडर्मल लेयर होती है ना, उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स डाइजेशन का फंक्शन करती हैं और सीक्रेशन का फंक्शन करती हैं। उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। ये एक्टोडर्म वाली जो लेयर होती है, इनमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कि ये होता है, क्या कहते हैं, फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इनमें ये स्टिंग की तरह फंक्शन करती है, स्टिंग सेल्स टाइप की पाई जाती हैं, है ना। और देखो एक चीज और समझो बात में, ये होता क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो है तो ये डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर से बना होगा, चलो मैं बताता हूँ, अब पूरी कहानी बता देता हूँ। देखो, एनिमल का जो जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करता है, मल्टीसेलर होता है, ये 2 फॉर्म में होता है। अब जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म से एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली लेयर होती है, तो इसीलिए इससे क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और कवरे का फॉर्मेशन होता है। एंडोडर्म से क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन का। इनके बीच में एक और लेयर पाई जाती है, सिलेंट्रेट की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लोइया, ये हाइड्रा में भी पाई जाती है। तो एक्टोडर्म वाली जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, मीजोडर्म वाली जो लेयर होती है, सॉरी इसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाएगी, इसको मीजोग्लोइया बोलते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ये न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम करती हैं, और ये जो यहाँ पे सेल्स पाई जाती है एंडोडर्म में, ये डाइजेस्टिव फंक्शन की होती है, ठीक है। कुछ कुछ मामला समझ में आया? सर हाँ सर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में मोसिग्लिया होता है ना इनके बीच में? मीजोग्लिया, हाँ वही मैंने बताया ना, ये बीट वाली जो लेयर है मीजोग्लिया है ना। अच्छा। और लेकिन ये सिलेंट्रेट का ही फंक्शन है, मतलब तो ओबिलिया ये में तो पाया जाएगा, ओबिलियम में होता है और हाइड्रा में भी, हाँ हाइड्रा में भी, पॉलिप्स में, है ना, ठीक है। जितने भी इसके सिलेंट्रेट के मेंबर होंगे। अच्छा, एक और चीज, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें एक और लेयर डेवलप हो जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजो वाली होगी मिड वाली लेयर, ठीक है। लेकिन एक बात जान लो, ये एक्सक्लूसिव टर्म वो नहीं है जो कि हम लोग यूज करें सिर्फ एनिमल के लिए, ये टर्म हम लोग प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? सर?
ठीक है, बाकी प्लांट जब वो एनिमल अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा प्लांट। रुको 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 बेटा, एक एक करके। दूसरा मैं फिर अच्छा सफक, इसका भी कुछ क्वेश्चन है, इसको खास पे लोग जो इनको पूछ लेंगे बेटा। हाँ सफक, क्या क्वेश्चन है? सर मुझे स्पोरोफाइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है अभी बताता हूँ। खासपेल ने पूछा है एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम। नहीं सर, मेरा वो पहले आपका वो प्लूरिलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर का आपने बताया ही नहीं सर। सॉरी ठीक है। हाँ तो खासपेल समझो, एक ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है, एक खाली स्पेस है, उसमें एक ओव्यूल है, तो ऐसी ओवरी को हम लोग बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर और यूनी ओव्यूलर। अब क्या होता है, तुमने देखा होगा खासपेल, भिंडी को काटो, भिंडी को, लेडी फिंगर को, भिंडी को जब काटते हो ना तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक ओवरी 4 लोक्यूल में, 5 लोक्यूल में डिवाइड है, 5 लोक्यूल में, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीलॉक्यूलर। मल्टीलॉक्यूलर, एक ओवरी कई सारे चेंबर में डिवाइड है। और भाई साहब इसी के अंदर जो भिंडी के बीज लगे होते हैं ना, वो क्या है? ओव्यूल ही तो हैं। ओव्यूल से तो सीड का फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? मल्टीलॉक्यूलर, मल्टी ओव्यूलर। समझ आया मेरे भाई? यस सर। जी बताएं। ये मैंने एक्टोकेरपस में पढ़ा था कि द स्पोरोफाइटिक प्लांट बियर्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, प्लूरिलोक्यूलर एंड यूनिलोक्यूलर। वो वही प्लूरिलोक्यूलर माने होगा बहुत सारे लॉक्यूल जिनमें बहुत सारे चेंबर हो। यूनिलोक्यूलर का मतलब उसमें सिंगल चेंबर है, ठीक है, सिंगल पार्ट में डिवाइड है। क्लियर सर आप प्रोटोनिमा रुको एक एक करके। अच्छा किसी ने प्रोटोनिमा पूछा। प्रोटोनिमा, देखो प्रोटोनिमा बेटा क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रोटोनिमा क्या है कि जब भी कोई भी जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और या फिर यूं कहूं कि कोई सीड या कोई स्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जो आगे जाके प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी बॉडी को हम लोग प्रोटोनिमा कहते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, जब टेरिडोफाइटा में स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो स्पोर जर्मिनेट करने के बाद इस तरह का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आगे जाके डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये लाइट येलो कलर का होता है, ये आगे जाके डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद यही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पोर के जर्मिनेट करने के बाद जिन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, इन बॉडीज को हम प्रोटोनिमा कहते हैं। क्लियर है बेटा? सर जी सर एस्टीरियस किसे कहते हैं? क्या? एस्टीरियस थोड़ा प्रोनाउंशिएट करो, वो स्पेल करोगे मुझे? ASTEIRIAS। मैं टाइप कर दूं? हाँ आप टाइप कर दो। अच्छा खास पे रुको मेरे भाई, तुम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक एक करके पूछो भाई। एक कॉन्सेप्टिकल्स होता है ऐसी चीज जो रिसीव करने के लिए काम करे। हाँ सफक, आप क्वेश्चन पूछा, आपने पूछा मेरे से क्वेश्चन? प्रोटोनिम, अच्छा ठीक है, प्रोटोनिम तो मैंने बता दिया। दे आर फाउंड इन मोसेस। सफक आपने पूछ लिया क्वेश्चन? जी सर मुझे पूछना है। हाँ पूछो बेटा, पूछो। सर जो ये आर्किगोनियोफोर होता है, स्टॉक पे होता है ना सर वो? हाँ आर्किगोनियोफोर टॉप पे होगा। स्पोरोफाइट कहलाएगी वो बॉडी? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, आर्किगोनियोफोर जो होता है, देखो समझो मेरी बात को। मैं अभी हम सिर्फ अब किसी प्लांट की हम बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये किसी भी प्लांट का आर्किगोनियोफोर है, तो क्या है कि आर्किगोनियोफोर, गोनियोफोर का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो आर्किगोनी, तो ये हो गया आर्किगोनियोफोर, समझना, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनिया फोर माने होता है बियर करने वाली बॉडी, तो आर्किगोनिया को बियर करने वाली बॉडी को हम आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। इन आर्किगोनियोफोर में आर्किगोनिया ऐसे एम्बेडेड होती है, ठीक है, इस तरह से लगी होती है। यही आर्किगोनिया इन्हीं में आकर के
स्पर्म कोई फ्यूज करेगा, कोई स्पर्म आता है, ये स्पर्म इन आर्किगोनिया में फ्यूज करेगा। इन्हीं आर्किगोनिया में स्पर्म के फ्यूज हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यही जाइगोट किस पे डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट। समझे? तो आर्किगोनिया ही स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। क्लियर? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, एस्टेरियास, ये सारा किधर पड़ा हुआ है? एस्टेरियास है, एस्टेरियास सारा ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? एस्टेरियास उसमें पड़ा, इकाइनोडर्मेटा में पड़ा है क्या? एस्ट्रस यस सर। है ना, इकाइनोडर्मेटा में पड़ा है। अच्छा, एस्ट्रस या एस्टेरियास ये टर्म यूज किया गया स्टार शेप्ड इसका मतलब। सिमेट्री भी फाउंड होती है, तो मुझे समझ ही नहीं आया वो टर्म। अब वो एक्चुअली क्या है? अच्छा, वो क्या बाई रेडियल सिमेट्री की बात कर रही हो क्या? बाई रेडियल क्यों? बाई रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हो? जी सर। देखो बाई रेडियल ऐसा होता ना, देखो समझो बात को। इसमें क्या है कि कितनी हो गई? 2 2 4 5, हाँ 5 हो गई। अब देखो क्या है, हम लोग अगर सिर्फ आर्म्स को लेते हैं, समझना मेरी बात को, अगर हम सिर्फ आर्म्स को मानते हैं तो आर्म्स के थ्रू इसको कट किया जाए तो जितने पार्ट में मन हो उतने पार्ट में रेडियस के थ्रू कट कर दो। किसी भी रेडियस से जाने वाली लाइन को खींचो और ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ये तो गई रेडियल। लेकिन अगर हम आईज को लेते हैं तो सिर्फ यही एक प्लेन है जिससे इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम आईज को कंसीडर, मान लो अगर आप आईज को कंसीडर कर रहे हो इसकी, तो भाई साहब ये कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। अगर आप आईज को भी कंसीडर कर रहे हो तो बाइलेटरल सिमेट्री। अगर आईज को ना कंसीडर किया जाए, आईज को छोड़ दिया जाए, तो इसको किसी भी रेडियल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, तो रेडियल सिमेट्री है। तो इसमें 2 तरह की सिमेट्री है, बाइलेटरल और रेडियल। इस तरह की सिमेट्री प्लूरोब्रोंकिया में भी पाई जाती है। मैं एनिमल में डिसाइड बताऊंगा आपको, है ना, प्लूरोब्रोंकिया जिनको नीटोफोरा में रखा गया है। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री जिनमें रेडियल सिमेट्री भी हो और बाइलेटरल सिमेट्री भी हो, इस तरह की सिमेट्रीज को हम क्या बोलते हैं? बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बताओ अब समझ में आया सारा? यस सर। है ना। और ये किस में पाई जाती है? बाई रेडियल सिमेट्री। एक तो आप इसमें भी पाई जाती है। दूसरा सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रोंकिया। पढ़ा है टीनोफोरा में? यस सर, प्लूरोब्रोंकिया पढ़ा है। हाँ, तो टीनोफोरा, तो प्लूरोब्रोंकिया में देखो, प्लूरोब्रोंकिया इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें इस तरह की कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। अगर सिर्फ कॉम्ब प्लेट को लोगे तो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन अगर आप यहां से निकलने वाले दोनों टेंटिकल को ले लो तो फिर सिर्फ सिमेट्री से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है कि नहीं है? तो ये तो हो गई बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर अपन इनको छोड़ दें तो फिर ये रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। तो इसमें दोनों ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, तो ऐसी सिमेट्रीज को हम बाइरेडियल बोलते हैं। और बताओ, और किसी का डाउट? यस मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ देखो खास पे देखते हैं तुमको भी। सर मेरा भी है उसमें चैट बॉक्स। अच्छा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं देखने कौन, किसका है बेटा? हुदा। अच्छा हुदा, ठीक है, आपका भी देख लेता हूँ। हाँ, हुदा का भी है। खास पेल, रेड एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, कार्पोगोनियम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटिया के थ्रू फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसमें जो इसका जो रेड एल्गी का जो इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया भी था, इसको कार्पोगोनियम बोलते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटिया बोलते हैं। ठीक है खास पेल, ठीक है। हुदा का क्वेश्चन है, प्रोटोनिमा फाउंड इन मॉसेस एंड दे आर फाउंड इन मॉसेस ओनली। नहीं हुदा, प्रोटोनिमा मॉसेस में भी पाए जाते हैं और फर्न में भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है सारा। अच्छा, एक और पूछा हुदा ने, इज देयर एल्गी विच इज डिप्लॉन्टिक? हाँ हुदा, बिल्कुल डिप्लॉन्टिक एल्गी मैंने लिखाया था ना, सार्गेसम जो है वो डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, सार्गेसम डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, ओके। और ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा, कॉन्सेप्टिकल क्या है? खास फेल कॉन्सेप्टिकल क्या होते हैं? कॉन्सेप्टिकल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिसीव करने का, इनके ऊपर की तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं
इनके ऊपर की तरफ कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पिट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये रिसीव करने का काम करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करने का काम करते हैं। इस तरह के किसी भी फीमेल स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्टिकल कहा जाता है। कॉन्सेप्टिकल रिसेप्टिकल सेम है सर। क्या क्या क्या? नहीं, रिसेप्टिकल कॉन्सेप्टिकल अलग अलग चीज है। कॉन्सेप्टिकल सिर्फ ब्रायोफाइट्स पे पढ़ा होगा आपने, है ना? यस सर। व्हाट इज रिबन लाइक प्रोटोनिमा? स्वास्थी, रिबन लाइक प्रोटोनिमा का मतलब होता है प्रोटोनिमा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आगे चल के गैमेटोफाइट बनेगा, उसका शेप रिबन जैसा दिखाई दे रहा, दैट इज कॉल्ड रिबन लाइक प्रोटोनिमा। रिबन लाइक प्रोटोनिमा मींस इट्स लुकिंग लाइक दिस वन, इस तरह से दिखने वाला प्रोटोनिमा, और आगे चल के यही किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोफाइट में, जिसे बोलेंगे प्रोथैलस। और ये बना किससे होगा, ये स्पोर के जर्मिनेशन से बना होगा। स्वास्थी, समझ में आया? यस सर। तो सर इसमें तो एक स्पोर केस भी होता है ना? क्या क्या इसमें? स्पोर केस। स्पोर केस? हाँ स्पोर की कवरिंग को स्पोर केस कहेंगे। स्पोर की जो कवरिंग होती है उसको एक्चुअली वो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसको आप स्पोर केस बोल रहे हो ना, मतलब वो स्पोरेंजिया है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये एनुलस पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। अभी लाइफ साइकिल बताऊंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद वही बताने वाला हूँ, आज मैं वही बताने वाला हूँ। अच्छा, और क्या? स्क्लेरिफॉर्म ऑन लेटरल क्या? कॉन्गू कंजुगेशन। अच्छा, कॉन्जुगेशन। तुम भी ऐसे पूछते हो मेरे यार, ऐसा खतरनाक टर्म तुमने लिखा होगा। देखो स्क्लेरिफॉर्म क्या होता है, खास फेल ये दो हो गए ना, ये स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होते हैं, दो स्पाइरोगायरा आपस में, इधर से एक फीमेल स्ट्रक्चर, इधर से एक मेल सेल, दोनों मिल गई, इस तरह से कई सारी जगह ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक ये स्पाइरोगायरा, एक ये स्पाइरोगायरा, दोनों की सेल आपस में यहाँ पे कई सारी जगह फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। इस तरह का फ्यूजन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये स्क्लेरिफॉर्म हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है? लैटरल कॉन्जुगेशन। लैटरल कॉन्जुगेशन में होता है कि एक स्पाइरोगायरा ये हो गया, दूसरा स्पाइरोगायरा ये हो गया, दोनों आपस में, दोनों सेल एक दूसरे से फ्यूज हो गए, दैट इज लैटरल कॉन्जुगेशन। क्लियर? ये सर वो लेटरल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बताया है, वो उसका क्या मतलब? लेटरल डायरेक्ट होगा, लेटरल डायरेक्ट होगा, और स्क्लेरिफॉर्म इनडायरेक्ट होगा। रीजन ये है कि स्क्लेरिफॉर्म में इस तरह की सेल्स होंगी, ठीक है, इसमें से हर सेल से अलग से ये प्रोट्यूबरेंस निकलेगी, ठीक है। yes, और yes, ये जो ना ये जो लेटरल होगा ना, ये डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट दो फ्लैजिला एक दूसरे से। या देखो एक और केस है, स्पाइरोगायरा में दो सेल्स थी, ठीक है, ये सेल के बीच की, ये न्यूक्लियस, ये सेल के बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और जाइगोट, ये भी लेटरल है। क्लियर खास फेल कि नहीं? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया डाउट सबको? यस सर। फरहीन कोई क्वेश्चन? जानवी, करण, शफक, क्वेश्चन क्लियर हो गए सब बेटा? डाउट क्लियर हो गए? जी सर। ठीक है बेटा, चलो अब आज स्टार्ट करते हैं। अब चलो आगे का स्टार्ट करते हैं, है ना? यस सर। ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ सब बोर्ड। ठीक, अब देखो आज हम लोग पढ़ने, तो लास्ट क्लास पे मैंने आपको पढ़ा दिया था, ब्रायोफाइट कंप्लीट करा दिया था ना, जल्दी से क्लियर करो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ब्रायोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जिसको कहीं पे भी डाउट हो पूछेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताओ। सर आपने नोट में स्फैग्नम लिखवाया था, वो क्या था? स्फैग्नम, स्फैग्नम, अच्छा किसी ने, जानवी आप पूछ रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन आप ही ने पूछा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्पोरोफाइट, किसी को नहीं समझ में आया? सर शफक। स्पोरोफाइट का मैंने पूछा था। अच्छा ठीक है, मैं स्पोरोफाइट बताता हूँ। तो जानवी आप क्या पूछ रहे हो? सर आपने एक नोट लिखवाया था स्फैग्नम के बारे में, तो सर वो मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो आप प्लीज बता दीजिए वो क्या है। मैं समझा देता हूँ। स्फैग्नम क्या है? स्फैग्नम एक तरह का मॉस है। इसकी जो कैपेसिटी होती है अपने वेट का 16 to 20 ग्राम 20 टाइम्स, ठीक है, लिक्विड एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, लिक्विड एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। ये अपने वेट का, सपोज दैट 1 किलोग्राम स्फैग्नम है तो वो 20 किलोग्राम पानी को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये समझो,
ठीक है। तो स्फेग्नम का क्या हुआ, इसकी इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। कॉटन का प्रोडक्शन खत्म हो गया, खेत जल गए और ब्लड शेड की वजह से कॉटन की बहुत जरूरत पड़ी। तो कॉटन जब खत्म हो गया तो बहुत सारे लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया स्फेग्नम, घाव को भरने के लिए, वुंड्स को हील करने के लिए स्फेग्नम यूज करना शुरू कर दिया। तो स्फेग्नम बहने वाले ब्लड को रोक लेता था क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कॉटन से भी ज्यादा अच्छी होती है। स्फेग्नम की एक और खास बात होती है कि ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी होता है ना। तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होता है, इसीलिए स्फेग्नम को मेडिकेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। कोई बंदा जल गया, किसी बंदे के कहीं पे चोट लग गई, वुंड हो गई, तो वहां पर हम लोग कॉटन ना यूज करके सीधे स्फेग्नम का यूज करते हैं, तो जिससे कि हीलिंग कैपेबिलिटी रखता है। और स्फेग्नम जिस वाटर में पाया जाता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ स्फेग्नम। क्लियर? यस सर। सर स्फेग्नम को हम प्योरीफाइंग ऑफ वाटर में भी यूज कर सकते हैं अगर हाँ बैक्टीरिया राइट, उसमें बिल्कुल 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 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, सफक ने बोला था कि उसको स्पोरोफाइट नहीं सुना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्पोरोफाइट क्या होता है कि कोई भी जाइगोट है, तो ये एग था और ये स्पर्म था, दोनों के फ्यूजन से, तो ये एन था और ये एन था, दोनों के फ्यूजन से अब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो जाइगोट है, अब देखो जैसे मान लो मैं बताता हूं कि ये क्या था, ये रिक्सिया प्लांट था, रिक्सिया था ना, रिक्सिया ब्रायोफाइट था। इसमें इस तरह से नीचे मैंने बताया था राइजोइट निकले हुए हैं, है ना। रिक्सिया के अंदर ही क्या है कि यहां पर रिक्सिया के अंदर यहाँ पे इसका आर्चिगोनियम है ना। ये फीमेल स्ट्रक्चर है जिसको आपने आर्चिगोनियम बोला, फीमेल पार्ट है ना, जिसको हमने आर्चिगोनियम कहा। अब देखो यहीं से यहाँ पे मेल पार्ट भी था, इस मेल से स्पर्म निकल के गया और स्पर्म पहुंचा आर्चिगोनियम में। अब ये जो आर्चिगोनियम है, यही आर्चिगोनियम में स्पर्म हैप्लॉइड है, आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद दोनों ने एक जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा है, ये जाइगोट डिप्लॉइड है, यही जाइगोट जर्मिनेट कर जाएगा और इसी जाइगोट से, तो देखो ये जो नीचे वाली बॉडी थी हैप्लॉइड थी, ये रिक्शा की प्लांट बॉडी मेन बॉडी हैप्लॉइड थी, तो इसको आपने इसके लिए टर्म यूज किया गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। लेकिन इसके ऊपर स्पोर के, यहीं से स्पोर जर्मिनेट हो गया, स्पोर के जर्मिनेशन की वजह से, सॉरी जाइगोट के जर्मिनेशन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड बॉडी। क्लियर? शफक समझ में आया? जी जी सर। सर रिक्सिया डायोसियस, हाँ रिक्सिया डायोसियस, राइट हुदा, बिल्कुल सही है। रिक्सिया डायोसियस भी होता है, कुछ मोनोसियस है, लेकिन रिक्सिया मैक्सिमम डायोसियस होता है, रिक्सिया भी और मार्केशिया भी। हाँ सर ये जो लीना। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं कि मियोसिस के थ्रू बनते हैं बेटा, मियोसिस के थ्रू, है ना। तभी तो देखो ना, इधर देखो, देखो ये गिरेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, तभी तो हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। यस सर, है ना। थैंक यू सर। ठीक, ओके, अब आगे चला जाए, स्टार्ट किया जाए। यस ठीक सर। है, चलिए अब मेरी बात को पेशेंटली एकदम समझिएगा और जहां पे नहीं आया आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट। तो देखो ब्रायोफाइट से ज्यादा जो डेवलप प्लांट थे, दे वर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट थे जो ब्रायोफाइट से ज्यादा डेवलप। समझिए, अब टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट में डिफरेंस क्या है। टेरिडोफाइट्स को हम लोग रखते हैं ट्रैकियोफाइटा में। क्यों भाई, क्या रीजन है, कोई बता सकता है? Tubular vesicles present. ट्रैकीज प्रेजेंट। वेरी गुड वेरी गुड। ट्रैकियोफाइटा में, ट्रैकियोफाइटा में हम लोग इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें वाटर कंडक्टिंग जो सिस्टम होता है, तो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो वाटर कंडक्टिंग जो सिस्टम होता है उसको कहते क्या है, कोई इसके लिए टर्म बताएगा? नोट करेंगे पहला पॉइंट। हाँ हाँ बताइए बताइए। टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्टील।
स्टील टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब वैस्कुलर बंडल टर्म यूज नहीं करते, हम उसके लिए बोलते हैं स्टीलर सिस्टम बोलते हैं उसको, स्टील। चलिए नोट करिए, टेरिडोफाइट। सर इसमें दो जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं तो वो अलग अलग नहीं होते, इसमें सिर्फ स्टील होता है। हाँ इसमें स्टील होता है, स्टील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो जाइलम और फ्लोएम में चार, देखो जाइलम भी 4 तरह की शेल से मिलकर बना है, जाइलम 4, जिसको जिसको नहीं पता हो वो नोट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को नहीं भी पता होंगे और कुछ लोगों को पता होंगे जिन्होंने 10th में पढ़ा होगा। जाइलम मिलके बना होता है, किस किस चीज से बना होता है? ट्रैकीड्स, वेरी गुड, वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, ना इसमें नहीं, फ्लोएम में होती है वो, फ्लोएम में, सॉरी, जाइलम पैरेन्काइमा, हाँ, है ना, फाइबर। ठीक है, वेरी गुड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, यस सर, जाइलम फाइबर, ठीक है। दूसरी होती है फ्लोएम, आज मैत्री गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई भाई। फ्लोएम, फ्लोएम में पाई जाती हैं ट्यूब सेल्स, और बताइए कंपेनियन सेल, वेरी गुड, वेरी गुड, कंपेनियन सेल्स, और बताओ फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेरी गुड, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, है ना। यस सर, तो देखो ये 4 तरह की सेल्स है, लेकिन भाई साहब ये चारों सेल पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? एंजियोस्पर्म में। ये एंजियोस्पर्म में ये जितनी सारी, ये परफेक्टली जो सेल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है वो सिर्फ ये 8 सेल, दे ऑल 8 सेल्स, दे आर फाउंड इन ओनली इन एंजियोस्पर्म। क्यों? जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड मिसिंग होती हैं। और इसमें भी जो जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं, इनमें सब सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको हम लोग स्टील टर्म यूज करते हैं, नोट करेंगे। तो सर इनमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन होती होगी क्या? हाँ इनमें भी रिस्ट्रिक्शन की कैपेबिलिटी कम होती है, नोट करेंगे। टेरिडोफाइट्स हैव बीन केप्ट इन ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइट्स हैव बीन केप्ट in Tracheophyta because they have vascular tissues, because they have vascular tissues, xylem and phloem, because they have vascular tissues, xylem and phloem, for transport of water and organic food respectively, organic food respectively, ठीक है। यस सर, ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर, ठीक है। सर व्हाट इज ट्रैकियोफाइटा? ट्रैकीड्स, these are kind of, these all are kind of cells। ट्रैकीड इस तरह से कुछ टैपर्ड सेल्स होती हैं, है ना। वेसल्स जो होती हैं ये इस तरह से दिखने वाली कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा हेक्सागोनल होते हैं और कुछ स्फेरिकल भी होते हैं, और जाइलम फाइबर इस तरह से दिखाई देता है। सर ये सब ट्रैकियोफाइटा में? हाँ ये चारों मिल करके ट्रैकियोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम पाई जाएंगी, जरूरी नहीं कि सभी सेल्स पाई जाएं। तो ट्रैकियोफाइटा में हम लोग रखते हैं किसको? टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, क्योंकि इन तीनों में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट,
leaves bearing sporangia are called sporophylls. Leaves bearing sporangia are called sporophylls. Next point. Spores may be homosporous, that is all. So can you Yeah, spores may be homosporous, that is all. Similar type of spores and some of them are heterosporous and some of them are heterosporous, having two type of spore. Having रिपीट कर दिए शुरू से ठीक है. Spores may be homosporous, that is similar type of spore. तो एक स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में जितने भी स्पोर हैं सब एक ही जैसे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे इस स्पोरेंजिया को? होमोस्पोरस, कॉमा some of them are heterosporous, they have some of them are heterosporous, they have two type of spore, microspore and megaspore. अब देखो माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे. आप नोट करना चाहो आप नोट कर लीजिएगा. मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे. मतलब कि ऐसे टाइप के टेरिडोफाइट्स में दो तरह के प्लांट में दो तरह के गैमेटोफाइट बनेंगे. ठीक है, स्पोरोफाइट तो एक ही तरह का बनेगा, लेकिन उसमें गैमेटोफाइट दो तरह के बनेंगे. कौन से? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट. एग्जाम्पल क्या है? लेकिन ये कम है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर होमोस्पोरस. ये बहुत कम में पाया जाता है. एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, बहुत फेमस है. सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है जिसमें कि हेटेरोस्पोरस स्पोर्स पाए जाते हैं. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. सर एग्जाम्पल क्या था? सिलेजिनेला बेटा, सिलेजिनेला. ओके सर. सिलेजिनेला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, sperms are biflagellate or multiflagellate. Sperms are biflagellate or multiflagellate. They require external supply of water. सर मल्टीफ्लैजेलेट के बाद क्या था? They require
external supply of water. They require external supply of water for fertilization. For fertilization. Next point. सर बायफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट होता क्या है? अच्छा ठीक है, देखो स्पर्म, इसके एक बात तो जान लो, इसके इनके जो स्पर्म होते हैं इस तरह के क्वाइल टाइप के होते हैं, तो ये स्पर्म हो गया। अब जैसे देखो स्पर्म में 2 ही फ्लैजिला है ना, तो ये अब इसको तैर के जाने के लिए आर्चिगोनिया तक तैर के जाना है वाटर में स्विम करके, तो 2 फ्लैजिला हैं, तो फ्लैजिला इसकी हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने में। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्पर्म होते हैं, ये होगा तो ऐसे ही, किसी भी टेरिडोफाइट का जो स्पर्म होगा सीधा नहीं होगा, ये इस तरह से ट्विस्टेड टाइप का होगा। अब मल्टी फ्लैजिलेट में इसमें बहुत सारे फ्लैजिला हैं, पूरी बॉडी में फ्लैजिला है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको आप फ्लैजिला कहते हैं, तो हम इसे बोलेंगे मल्टी फ्लैजिलेट, बहुत सारे फ्लैजिला। ठीक है, तो स्पर्म या तो मल्टी फ्लैजिलेट होगा या बाई फ्लैजिलेट। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट सर आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, स्पर्म में भी बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। स्पर्म में भी बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। They require external supply of water to reach आर्चिगोनिया। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट इस तरह से हार्ट शेप एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस, है ना, ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस, इसके लिए प्रोथैलस की जो मार्जिन होती है इसी में फीमेल स्ट्रक्चर है ना, तो मतलब ये प्रोथैलस कैसा है, मोनोसियस है। क्यों भाई मोनोसियस क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो आर्चिगोनिया इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आर्चिगोनिया यहाँ पे मौजूद है ना, ये आर्चिगोनिया है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे एंथीरिडिया है, ये एंथीरिडिया रप्चर होगा और इससे बाहर निकलेंगे क्या, स्पर्म निकलेंगे। अब देखो इन स्पर्म को यहां से यहां तक जाने के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत है, वाटर के फिल्म की जरूरत है ना। तो अब देखो इन्हीं के इस प्रोथैलस के ऊपर एक वाटर, इसके ऊपर वाटर की लेयर बनी होगी, क्योंकि बिना वाटर के तो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेनली इनमें फर्टिलाइजेशन कब होता है, ये जो टाइम चल रहा है ना, इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, जब बारिश होती है पहाड़ों में, इस समय बारिश चल रही है तो इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या होगा, इसी के सहारे, इसी पानी, इसी वाटर के सहारे सारे, ये वाटर की जो फिल्म है इसी के सहारे यहाँ से ये स्विम करता हुआ जाएगा, यहाँ से स्विम करता हुआ जाएगा और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज कर जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया आप मामला क्या था? तो इसी तरह से फर्टिलाइजेशन, यही हम कहते हैं कि इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, तो बारिश के समय पे वाटर अवेलेबल होता है जिससे स्विम करके यहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। सर ये हर प्लांट में होती है फिल्म वाटर? नहीं नहीं बेटा, ये 2 में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सिर्फ। ओके सर। देखिए नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स हैव हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलॉगस alternation of generation। देखो इस बात का मतलब क्या, पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। टेरिडोफाइट्स हैव हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलॉगस alternation
ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल। हेट्रो माने क्या है? डिफरेंट। और मॉर्फिक का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर। मतलब कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बनेंगे तभी लाइफ साइकिल पूरी होगी। और हेट्रो दे विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो अलग अलग टाइप के दिखने वाले स्ट्रक्चर होंगे। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे प्लांट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बताया ये हार्ट की शेप का दिखने वाला प्रोथैलस जो कि हैप्लॉइड होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के हेट्रोलॉगस, दो तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर पाए जाएंगे पूरी लाइफ साइकिल में। इसका ये मतलब होता है एक डिप्लॉइड होगा और दूसरा हैप्लॉइड होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस ठीक है। वन लास्ट पॉइंट। सर लॉगस का मीनिंग क्या होता लॉगस माने होता है लाइक दिस वन स्ट्रक्चर, एंटिटी। एंटिटी होता है लॉगस का एक्चुअली मतलब, एंटिटी। सर 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 ये टेरिडोफाइट्स भी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं मोस्टली। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बेटा इनमें से सभी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट नहीं होते, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके एयर के थ्रू भी पहुंच सकते हैं क्योंकि बड़ी प्लांट बॉडी। इनके लिए वाटर इज इसेंशियल, बट इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट देन दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ये एंटोमोफिली से भी हो जाते हैं, मतलब इंसेक्ट भी फैला सकते हैं, स्पर्म को ले जा सकते हैं, बहुत सारे मीडिया होते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स में वाटर अगर नहीं होगा दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। नॉट इवन सिंगल ब्रायोफाइट कैन कंप्लीट, इसीलिए उनको एम्फीबियन बोलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नेक्स्ट सर एक बार टेरिडोफाइट्स। हेट्रोलॉगस बता दो। हेट्रोलोगस और हेट्रोमॉर्फिक एक ही भाई, एक ही बात है। मतलब दो अलग अलग दिखने वाले स्ट्रक्चर, इसका ये मतलब समझ लो, नोट कर लो ब्रैकेट में। टू स्ट्रक्चर which looks two structure which looks differently। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स generally occur in डैम्प मतलब नमी वाली जगह पे, डैम्प, कूल कॉमा कूल, स्पेलिंग क्या होगी? FDMP। Pteridophytes generally occur in damp, cool and shady places मतलब जहां पे छायादार जगह होती है। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स के नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल कौन कौन से टेरिडोफाइट्स में? एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ड्रायोप्टेरिस। दूसरा है सिलेजिनेला, जो मैंने आपको अभी लिखाया, सिलेजिनेला। एडियंटम, ठीक है। इक्विसिटम, ठीक भाई। देखो नोट कर लिया? यस सर। समझना में इनके दूसरे कुछ नाम याद नोट कर लो, है ना। देखो इक्विसिटम को हम लोग बोलते हैं हॉर्स टेल, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉर्स टेल प्लांट। एडियम को बोलते हैं मैडन फर्न।
सिलेजिनेला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं सिलेजिनेला को नहीं बोलते, हाँ इसी को बोलते हैं वाटर फर्ड बोलते हैं, सिलेजिनेला को वाटर फर्ड बोलते हैं, सिलेजिनेला मत लिखो उसको। और ड्रैप्टेरिस को हम लोग नॉर्मल फर्न बोलते हैं, फर्न कहते हैं इसको। सिलेजिनेला को हम लोग बोलते हैं क्लब मॉस, क्लब मॉस। इक्विसिटम को हॉर्स टेल बोलते हैं, और ठीक है, और एडियंटम को हम लोग बोलते हैं मैडन हेयर फर्न। नोट कर लिया? यस सर। ठीक, अब देखो हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। किसकी? हम लोग लाइफ साइकिल, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ये है ड्रैप्टेरिस, ठीक है। ड्रैप्टेरिस की लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जो कि एग्जांपल है किसका? टेरिडोफाइट्स का। तो ड्रायोप्टेरिस, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, और एग्जांपल हमारा ड्रायोप्टेरिस। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझते जाना, है ना, ध्यान से बिल्कुल समझना एकदम 100%। और यहीं पे, ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे पूछ लेना, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा ड्रायोप्टेरिस से दिखने वाला जो फर्न है, ये दिखाई कैसे देता है, सबसे पहले समझते हैं। ये एक्चुअली इसमें नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली एक ब्राउन कलर का, नीचे की तरफ ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, समझना। यहाँ पे ये एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है। इस ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर में ये इस तरह की राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे निकले हुए होते हैं, जो कि रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। इस ब्राउन कलर के हॉरिजॉन्टल ये जो पार्ट है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं राइजोम, राइजोम। अच्छा अंशिका, ओके अंशिका, ठीक है ठीक है, यू मे लीव नाउ। अब देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, और इसको हम लोग राइजोम बोलते हैं। इसी राइजोम से क्या होता है कि कुछ न्यू लीव्स निकलती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते हैं ना, है ना, हर एक एक स्टेप को। हाँ सर, डॉट स्ट्रक्चर को राइजोम बोलते हैं। हाँ, इस स्ट्रक्चर को राइजोम बोलते हैं सर। इस स्ट्रक्चर को, या वो जो डॉट स्ट्रक्चर है ना ना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो मैंने आपको बनाया, ये राइजोम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, इसको राइजोम बोलेंगे। और ये तो रूट है, ये दे आर रूट, इसको रूट बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को राइजोम बोलेंगे, ठीक है ना। राइजोम के ऊपर कुछ न्यू लीव्स निकलती हैं, है ना, ये न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू लीव्स निकलती हैं वो इस तरह से, ये टेरिडोफाइट का या इस पर्टिकुलर फीचर है। ये स्प्रिंग कॉइल्ड लीव्स होती है, ये नई निकलने वाली लीव्स होती हैं। बाद में जब ये ग्रो कर जाएगी तो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, लेकिन इनिशियली ये इस तरह की निकलती हैं। इन लीव्स को हम लोग कहते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं सर्सिनेट लीव्स। दे आर कॉल्ड सर्सिनेट लीव्स। अब देखिए इसी में क्या होता है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ऐसे, ये एक्चुअली में फुल्ली डेवलप पार्ट है। ये जो फुल्ली डेवलप पार्ट होता है, इसको हम लोग फ्रॉन्ट्स कहते हैं इसके लिए, है ना, ये फ्रॉन्ट्स होता है। और यही स्पोरोफाइट या यू स्पोरोफाइट प्लांट होता है।
इसमें बहुत सारी इस तरह से लीव्स लगी होती है, इस तरह से बहुत सारी लीव्स। तो ये जो लीव्स होती हैं ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, इस तरह से जैसे नीम वगैरह में होती है ना, उसी तरह से ये लीव्स लगी होती है। ये फुल्ली डेवलप्ड प्लांट या स्पोरोफाइट है, फुल्ली डेवलप्ड स्पोरोफाइट। इसमें इस तरह से पूरे में लीव्स लगी होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए आप टर्म यूज करते हैं पिन्ना। क्लियर? जब ये बहुत सारी लीव्स मर जाती हैं या ये पिन्ना मर जाते हैं तो उनके बाद उनके रेमिनेंट इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए होते हैं। ये हमारा फर्न का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर जमीन के नीचे होता है ना, और बाकी ये वाला ये तो सॉइल हो गई है ना, और बाकी स्ट्रक्चर ये जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? यस सर। आप देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अब यहां पर क्या है, सभी लीव्स में नहीं, कुछ ऐसी लीव्स होंगी जिन लीव्स में क्या होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो सपोज दैट, अब मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके लीव्स को बनाता हूं, है ना, ये लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाता हूं। कुछ ऐसी लीफ है, मतलब ऐसा पिन्ना ही होगा, पूरा का पूरा पिन्ना होगा। इस पिन्ना में कुछ ब्राउन कलर के छोटे छोटे ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं दोनों तरफ। इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है? इन स्ट्रक्चर को, ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। तो इस एक स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या टर्म यूज किया? स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलके क्या कहलाती है? सोराई। तो सोराई क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। तो सोराई का फंक्शन क्या होता है? जो स्पोरेंजिया का फंक्शन होगा, हाँ, स्पोर बनाना। मतलब सोराई इज प्लूरल, इट्स ग्रुप, है ना, और स्पोरेंजिया इज सिंगल स्ट्रक्चर। अब देखो, ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है ना, अब देखो स्पोरेंजिया, ये लीफ का नीचे वाला जो हिस्सा है, लीफ के, अच्छा लीफ के अपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? डॉर्सल। ये तो बोलते हैं डॉर्सल माने क्या होता है? अपर। यस सर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? वेंट्रल। वेंट्रल माने होगा लोअर पार्ट। तो जो लीव्स का ये अपर पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है। लीव्स में नीचे की तरफ इस तरह से, है ना, तो ये स्पोरेंजिया नीचे की तरफ होते हैं, वेंट्रल पार्ट में होते हैं। ऊपर वाला डॉर्सल, डॉर्सल नीचे वाला वेंट्रल पार्ट। इस वेंट्रल पार्ट में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? जहां डाउट हो वहां तुरंत रोकना, ठीक है ना, तुरंत समझ लेना। तो मैं इसको बोलता हूं, ये नीचे वाला, दिस इज स्पोरेंजिया। ये तो स्पोरेंजिया नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये बीच में, मिड रिब के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसियम। इंड्यूसियम, ठीक है।
मिड-रिब के नीचे जो स्ट्रक्चर है, इधर एक स्पोरेंजिया, उधर एक स्पोरेंजिया, मतलब इधर एक स्पोरेंजिया, इधर एक, और बीच में जो इस दीवार को हमने इंड्यूसियम बोला। ये दो स्पोरेंजिया को सेपरेट करने वाली वॉल है। क्लियर? सर ये लीफ का लोअर पार्ट है। हाँ, ये लीफ का लोअर पार्ट है, नीचे वाला वेंट्रल पार्ट है। मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाला डॉर्सल मैंने लिखा और नीचे वाला मैं लिख देता हूँ, इससे बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल मींस सर ये इंड्यूसियम वाला पॉइंट फिर से बताना। ठीक है, लीफ में नीचे की तरफ मतलब वेंट्रल पार्ट में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि एक लीफ है, लीफ में बीच में मिड-रिब है ना, ये बीच में एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर है, इधर भी स्पोरेंजिया और उधर भी स्पोरेंजिया है, तो दोनों स्पोरेंजिया को डिवाइड करने वाला बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इंड्यूसियम कहते हैं। ओके सर। ठीक, अब देखो ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया को थोड़ा सा एनलार्ज करके अब देखा जाए आखिर स्पोरेंजिया कैसा है। तो स्पोरेंजिया भाई साहब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। स्पोरेंजिया के अंदर जो बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल्स कौन सी हैं? दिस स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल हैं, इन स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्या? मियोसिस, है ना, मियोसिस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, ठीक है। ये क्या था? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था। ये लीफ क्या है? डिप्लॉइड है। स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है। स्पोरेंजिया के अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ और मियोसिस बना हुआ, और मियोसिस से किसका फॉर्मेशन हुआ? मियोसिस से बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं उनको हम मियोस्पोर कहते हैं। मियोस्पोर्स कैसे होते हैं? तो मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और मियोस्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। मियोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। अब देखो ये मियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, अब देखते जाइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा जो लोग प्रोटोनिमा। अब ये स्पोरेंजिया है कैसा, बताता हूं। स्पोरेंजिया के फटने से मियोस्पोर निकला होगा ना। अब स्पोरेंजिया भी डेवलप हो रहा है, तो जो वेल डेवलप्ड या फुल्ली डेवलप्ड स्पोरेंजिया होता है वो इस तरह से होता है। ये रप्चर हुआ स्पोरेंजिया, फटा हुआ जो स्पोरेंजिया है ना, जहां से स्पोरेंजिया फट जाता है, ठीक है, जिस जगह से, यहाँ पे बड़े सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं, इस फटे हुए स्ट्रक्चर को, है ना, जिस जगह से फटता है उसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। I can take today my class. ओके ठीक है, कोई बात नहीं अंशिका, ठीक है, कैरी ऑन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तब तक समझते जाओ और इसको नोट करते हो, ठीक है ना। अब देखो जहां से फटा उसको हमने बोला एनुलस, है ना। अब देखते जाइएगा, यहां से ये मियोस्पोर हो गया। तो मियोस्पोर कहां से निकला? स्पोरेंजिया के अंदर से निकला, ठीक है। तो स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे मियोस्पोर बन गए थे, और ये फटने के बाद एनुलस से यहां से बाहर निकला है। मियोस्पोर बाहर निकल करके आते हैं। अब मियोस्पोर बाहर आकर के जर्मिनेट कर जाते हैं। मियोस्पोर जर्मिनेट कर गए। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कुछ लोगों ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर प्रोटोनिमा क्या है। मियोस्पोर के जर्मिनेट करने से, और मैंने आपको बताया था कि जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो कुछ मल्टीसेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मियोस्पोर जब जर्मिनेट कर गया तो इस तरह की एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। मियोस्पोर के जर्मिनेट होने से ये जो बॉडी बनी, इस बॉडी को हम लोग कहते हैं प्रोटोनिमा। समझ आया लोगों को प्रोटोनिमा क्या है? तो प्रोटोनिमा मेनली तो इसी में बनता है, लेकिन ये ब्रायोफाइट में भी बनते हैं, ठीक है।
प्रोटोनिमा अब आगे चल के और डेवलप होगी और डिवाइड होगी, डिफरेंशिएट होगी और ग्रो करेगी। प्रोटोनिमा ग्रो करके एक इस तरह के मल्टी सेलुलर ग्रीन इंडिपेंडेंट और ग्रीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, किसी पे पैरासाइट नहीं है, ये खुद में ग्रीन है और खुद में फूड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह का ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें इस तरह से राइजोट बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, राइजोइड बाहर निकली हुई है, ठीक है। दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस। तो प्रोटोनिमा किसमें डेवलप होगी? प्रोथैलस। तो भाई लोगों देखो, गैमीट कैसा? हैप्लॉइड। तो प्रोटोनिमा कैसा? हैप्लॉइड। तो प्रोथैलस कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस इज अ टाइप ऑफ गैमेटोफाइट। क्लियर है सबको? प्रोथैलस इज अ टाइप ऑफ गैमेटोफाइट, है ना। प्रोथैलस के अंदर, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। प्रोथैलस के अंदर, है ना, दो तरह की बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कहां पे? वेंट्रल साइड पे। तो प्रोथैलस के अंदर वेंट्रल साइड पे एक मेल बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंथेरिडिया, ठीक है। दूसरा क्या है? फीमेल बॉडी का भी फॉर्मेशन होगा। ये जिस फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन, फ्लास्क शेप बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। ठीक। तो आर्चिगोनिया एक फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक, और एंथेरिडिया एक मेल स्ट्रक्चर है। तो एंथेरिडिया का फॉर्मेशन एक ही थैलस में हो रहा है ना। तो मतलब जब मेल और फीमेल टाइप की बॉडी एक ही थैलस में बनते हैं, ऐसे प्लांट को, ऐसे थैलस को हम लोग मोनोसियस कहते हैं, है ना। तो ये मोनोसियस है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। प्रोथैलस को ही हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये हैप्लॉइड है और ये मोनोसियस है। इसमें दोनों ही तरह की बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए एंथेरिडिया और से हमेशा मोनोशियस ही होगा ना? हाँ बेटा, हमेशा मोनोसियस ही होगा। ओके। अब देखो एंथेरिडिया से जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एंथेरिडिया से बेटा देखो स्ट्रक्चर हमने बताया कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो मल्टी फ्लैजिलेट भी हो सकता है और बाई फ्लैजिलेट भी हो सकता है। इस तरह से बनने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये स्पर्म फ्यूज किससे करेगा? ये स्पर्म जाकर के फ्यूज करेगा फीमेल वाले स्ट्रक्चर से। और फीमेल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कैसा है? इस तरह से फ्लास्क शेप दिखने वाला स्ट्रक्चर। आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं लास्ट क्लास में, याद है ना, डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमारा जो बन गया, ये आर्चिगोनिया बन गया, ठीक है। आर्चिगोनिया, और इसके अंदर ये एग है, ठीक। दिस इज एग, है ना। तो ये एग हो गया और ये आर्चिगोनिया हो गया। अब ये स्पर्म यहाँ पे एग में फ्यूज हो जाता है, और स्पर्म और एग के फ्यूजन की वजह से, ठीक है ना, अब किस चीज का फॉर्मेशन होगा? स्पर्म और एग के फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनेगा, राइट। तो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट डिवाइड करेगा। अब देखो जाइगोट कहां पे है? जाइगोट किसके अंदर बना? इसी के अंदर, प्रोथैलस के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोथैलस के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डिवाइड करेगा और जाइगोट डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जाइगोट के। अब जाइगोट कैसे डिवाइड करेगा? सिंपल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, और इससे बनेगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो, अब जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिएगा बात को। तो हमारा ये प्रोथैलस था, प्रोथैलस डाई कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। और प्रोथैलस के ऊपर फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, यहां पर
स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज स्पोरोफाइट। यही स्पोरोफाइट डेवलप होके फिर से इस तरह की प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट, और प्रोथैलस मर जाएगा। देखिए यहां पर लाइफ में दो तरह के प्लांट हैं, एक हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक। अब बताओ, किसी को कोई डाउट? समझ आया सबको? सर वो प्रोटोनेमा से प्रोथैलस बन गया ना? हाँ, प्रोटोनेमा से प्रोथैलस बन गया। देखो सर एम्ब्रियो के बाद वाला। हाँ, देखो ना, एम्ब्रियो बना बेटा। अब ये एम्ब्रियो कहाँ बना है? ये एम्ब्रियो तो इसी के अंदर बना हुआ है, प्रोथैलस के अंदर। ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया? स्पोरोफाइट में, है ना? क्योंकि एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो तो डिप्लॉइड है जी। है कि नहीं? एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो प्रोथैलस में, इसमें सॉरी स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज स्पोरोफाइट, ये वाला स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया और गैमेटोफाइट मर गया। क्लियर भाई सबको? किसी को डाउट पूछिए। अगर क्लियर है तो आप, ये आपने बना लिया कि आप बनाओगे? सर बनाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बना लीजिए एकदम बिल्कुल तसल्ली से बनाइए और बढ़िया से बनाइए, और इन्फॉर्मेशन जहां पे हो नोट कर लीजिए। हालांकि हमने ये टेरिडोफाइट कंप्लीट कर लिया, आप इसको ड्रॉ कीजिए अच्छे से, और ऐसे ही ड्रॉ कीजिए। इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। डायग्राम हमेशा जो मैं बनवाऊं वो बना करके आना एग्जाम में, अगर आपको मार्क्स बढ़िया चाहिए। सर आपने जो स्पोर मदर सेल के बाद जो आपने आर और डी लिखा उसका पूरा बता दो क्या है? रिडक्शन डिवीजन बेटा, मियोसिस है ना। जब भी एक से जब मियोसिस होती है तो हमेशा डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। सर क्लियर हुआ कि और बताऊं डिटेल में? नो सर क्लियर था, वो आर और डी में भूल गई थी क्या? आर डी मतलब रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं ना, इसलिए हम लोग इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। ओके सर। सर ये एक जाइगोट में डिप्लॉइड हो जाता है सर? हाँ, क्या क्या? सर ये जो एग है जाइगोट में चले जाते हैं? नहीं, एक ही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर। एक ही जाइगोट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने एक बार ब्रायोफाइट का भी बताया था, तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों हुआ था, इसमें सिर्फ मियोसिस होगा? नहीं बेटा, मियोसिस कहाँ हुआ? देखो ये देखो ना, देखो ये यहाँ पे मियोसिस हुई है ना, स्पोर बना, इसके बाद यहाँ पे जब इससे ये होगा तो क्या होगा? यहाँ माइटोसिस होगी ना, देखो यहाँ माइटोसिस होगी, ठीक है, डिवाइड करेगा। और टेरिडोफाइट्स का थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल सेम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा से, इसीलिए देखो ना वहां पर देखो वहां पे क्या था, स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, याद है? यस सर। लेकिन यहां पर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, उसको किसी स्पोरोफाइट की जरूरत नहीं, और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट, उसको किसी गैमेटोफाइट की जरूरत नहीं। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये डिफरेंस है, यही एवोल्यूशन है। ओके सर। यहाँ रूट बन गई, राइजोइड बन गया, शूट्स बन गया, स्टीलर सिस्टम डेवलप हो गया, वहां ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट इज एवोल्यूशन। सर ये जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना है ना? जाइगोट के बाद हाँ, ओके सर। मल्टीसेलर एम्ब्रियो। सर ये व्हाट हैव यू रिटन, ये मेयोस्पोर के नीचे ए से? मियोस्पोर के नीचे ये अच्छा, एनुलस, एनुलस। एनुलस, ओके। ANNULUS, एनुलस।
डन सर। डन कर लिया सबने? सर मेरा बचा है अभी। करो करो बेटा, कोई नहीं, कर लो कर लो। Where is Khasfil? Khasfil भी आज लगे। डन सर। डन कर लिया सबने? मेरा थोड़ा सा बचा है। ठीक है, ठीक, करो भाई। सर। ठीक है, हो गया? हाँ बोलो बेटा, सर बोलो बोलो। ब्रायोफाइट्स में मॉसिस में एक लीफी स्टेज होती है ना? वो एक ही साथ बताया नहीं था कि एक लीफ नीचे, ये मैंने बताया, दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक लीफ वाला ऐसे ऐसे करके, याद आया? आप थे ना लास्ट क्लास में? यस सर। लास्ट क्लास में नीचे एक लीफ वाला स्ट्रक्चर था, उस लीफी स्टेज को, जो लीफी स्टेज है ना, तो वो गैमेटोफिटिक है। ओके सर। ऊपर वाला फिर स्पोरोफिटिक था, नॉन लीफी स्टेज जो था वो ओके। स्पोरोफिटिक। डन, नोट कर लिया सबने भाई? हाँ सर हो गया। ठीक है, ग्रेट। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट ये टेरिडोफाइट्स। तो ये टेरिडोफाइट्स था, है ना, और ये टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल थी, और इनको हम लोग फर्न बोलते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, क्लासिफिकेशन वगैरह इसकी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इवन नीट में भी। ठीक है, नीट के लिए भी जितना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे ये वाला जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और मार्शेलिया को एक दो एग्जांपल और नोट कर लो। मार्शेलिया, MARSILEA, मार्शेलिया को हम लोग बोलते हैं वाटर फर्न। मार्शेलिया को वाटर फर्न कहा जाता है। सर ये टेरिडोफाइट एग्जांपल है। हाँ, ये सब टेरिडोफाइट है जितने मैंने आपको लिखवाए थे। और एक चीज और लिख लो, इट यील्ड मार्शेलिया। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मार्शेलिया पाया जाता है वाटर में। वाटर में इसमें छोटे छोटे इसके स्पोरोकार्प पाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे सीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उनको ट्राइबल लोग ले जाते हैं और उनके सीड्स को खाते हैं। ठीक है ना, उनमें स्टार्च पाया जाता है, उनको पका के खाते हैं। ठीक, तो नोट करेंगे, मार्शेलिया यील्ड स्टार्च, यील्ड स्टार्च, यील्ड स्टार्च that cooked and eaten by certain tribals. Eaten by Certain tribals.
अजोला, अजोला मैंने लिखवाया था ना अभी आपको। अजोला जो होता है ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ठीक है। इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, hence used as biofertilizer. Dryopteris, Dryopteris, Dryopteris is used as, Dryopteris is used as मेडिसिन। ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था, ठीक है। और बताइए, अब कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म करेंगे और फिर एंजियोस्पर्म। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए। कोई डाउट नहीं? सर ड्रायोप्टेरिस इज यूज्ड एज, सर ये ड्रायोप्टेरिस क्या होता है? ड्रायोप्टेरिस यही जो हमने जिसकी लाइफ साइकिल पढ़ी पीछे वाला, ये मेडिसिन की तरह यूज होता है सर ये है ना, ये लाइफ साइकिल पढ़ी, ये ड्रायोप्टेरिस ही तो था ये वाला। सर आपने क्या लिखवाया था? ड्रायोप्टेरिस इज यूज्ड एज मेडिसिन, डेफिनेशन वगैरह आती है सर? हाँ, ड्रायोप्टेरिस को मेडिसिन की तरह हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। ओके सर। ना, इसके राइजोम से हम लोग निकालते हैं मेडिसिन, ठीक है। सर इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हाँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की लाइफ साइकिल पाई जाए। अभी लाइफ साइकिल जैसे प्लांट खत्म होगा ना, अब इसके बाद जैसे लास्ट में अब मैं जिम्नो पढ़ाऊंगा और एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा। जिम्नोस्पर्म में आपको साइकस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बड़ा पाइनस के बारे में बढ़ाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो साइकस है, और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म है ना। तो एंजियोस्पर्म में भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएंगे। एंजियोस्पर्म में ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है थोड़ा सा पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल उसकी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तीनों लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। द रीजन बिहाइंड इट, इसमें लाइफ साइकिल का जितना पार्ट हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कवर करता है उतना ही पार्ट डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म करता है, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे। लेकिन जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में देखा हुआ था, वहां पे जो हैप्लॉइड मेन बॉडी है ना, वही मेन ऑर्गेनिज्म। स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए आता है, तो वो क्या था, दैट वाज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल डोमिनेटेड है डिप्लॉइड बॉडी से, उसको हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। तीन तरह की लाइफ साइकिल्स पाई जाएंगी। क्लियर है? अभी समझ में आ गया होगा आपको? समझ गए? ठीक है। यस तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना। कोई डाउट किसी को पूछिए। सर जी सर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक डिसीज होता है क्रॉप्स में, पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी माइल्ड्यू, हाँ होता है। सर वो क्या होता है? ठीक है, अभी बताता हूँ। ये कौन है जो, सर अलीना। अच्छा नहीं ये रुको, ये लिखने की कोशिश कोई कर रहा है। हाँ, तो पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है ना, ये पाउडरी मिल्ड्यू पाया जाता है उसमें मस्टर्ड में, क्रूसीफर्स में। तो क्रूसीफर्स में कौन आते हैं? क्रूसीफेरी फैमिली में देखो जैसे आता है ये मस्टर्ड। मस्टर्ड इज ए प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी, है ना। तो क्रूसीफेरी का प्लांट है। और इवन रेडिस, मूली, वो भी क्रूसीफेरी का प्लांट है। गेट पूरा बंद करके दो। इनमें क्या होता है कि इनकी जो लीव्स होती है ना, इनकी लीव्स के ऊपर इनकी लीव्स इस तरह की होती हैं। आप कभी भी देखना, मूली की जैसे पत्ती दिखाई देगी वैसे ही पत्ती सरसों की भी होती है। तो मस्टर्ड की और ये जो ये रेडिश होती है, दोनों क्रूसीफर, इनकी जो अपर सरफेस होती है इसके ऊपर इस तरह के ब्लिस्टर मतलब छाले जैसे स्ट्रक्चर पड़ जाते हैं। इनके ऊपर फंगल, ये फंगल इन्फेक्शन से पड़ते हैं, है ना। और ये फंगर क्या करते हैं, ये ब्लिस्टर्स फट जाते हैं। फटने से व्हाइट कलर का ये बाहर आ जाता है, स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर जैसा स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। सर तो ये किसका मेंबर होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये किसका होता है मेंबर? ये होता है, बताता हूँ मैं, ये बेसिडियोमाइसिटिस से होता है।
डाउनी मिल्ड्यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक, और कोई भाई? कोई भी, किसी को भी और कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं? ठीक है, तो हम लोग वाइंड अप करते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बाय चलिए, सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट।